हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। अलॉन्ग विद दैट हम कुछ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड। ये एक्चुअली में एक सब्सक्राइबर ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर नॉन रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बारे में एक वीडियो बनाइए जिससे हम इनका डिफरेंस समझ सके, बिकॉज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में इट इज़ समवॉट कन्फ्यूजिंग। तो आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं, तो एंड तक देखिएगा जिससे आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Ed India and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. अभी मैंने एक क्विज बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर अपलोड किया है वेबसाइट पे researchphd.in पे, तो आप उसको दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अलॉन्ग विद दैट इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्लेलिस्ट की लिंक्स दी हुई हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 17 वीडियोस बनाई हैं और एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर, जिसमें मैंने उसका मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल्स, ये सब समझाए थे। बिकॉज कॉग्निटिव लर्निंग के भी इस बार 2020 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारा एक और जो यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं आपको रिसर्च से रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे रिसर्च पेपर बनाया जाता है, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस एंड मैनी मोर। सो दैट पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल विल ऑल्सो हेल्प यू इन डूइंग योर पीएचडी, सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। चलिए आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम सब जो है नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं। वो जो टेस्ट होता है नेट जेआरएफ सेट का, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्राइटेरिया एज वेल एज नॉर्म। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स होते हैं और एक मिनिमम मार्क्स होते हैं, जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है एनटीए ने, और उसको हमें मीट आउट करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाईएस्ट मार्क्स 100 होते हैं पेपर 1 में, 200 मार्क्स होते हैं पेपर 2 में, और मिनिमम मार्क्स हमें पता है कि 50% होते हैं, है ना। 50 मार्क्स होते हैं अगर हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, और 100 मार्क्स होते हैं अगर हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की। तो ये जो क्राइटेरिया सेट किया होता है, दैट पर्टिकुलर टेस्टिंग इज नोन एज क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट, या आप टेस्टिंग बोल सकते हो। पर जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद परसेंटाइल्स आते हैं, स्पेसिफिकली कॉमर्स, इंग्लिश एंड हिंदी के पेपर में। अभी 2020 में जो मैंने देखा उसमें इंग्लिश, हिंदी एंड कॉमर्स के पेपर में जो है परसेंटाइल्स आए, बाकी सभी पेपर्स में परसेंटेज आए। ये परसेंटाइल और परसेंटेज क्या होता है? परसेंटाइल में जो हाईएस्ट स्कोरर होता है उसका कंपेरिजन हम करते हैं बाकी कैंडिडेट से। इज इट क्लियर? जैसे कि सपोज कोई स्टूडेंट है जिसके पेपर 1 में 100 में से 95 मार्क्स आ गए, 96 मार्क्स आ गए, 95 तो आ ही नहीं सकते, 96 मार्क्स आ गए, और सपोज किसी एक कैंडिडेट के 80 मार्क्स आए हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन नॉर्म में? 80/96 इंटू 100। इज इट क्लियर? जब इस तरीके से अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, हाईएस्ट स्कोरर को नीचे रख रहे हैं, ना कि 100 को रख रहे हैं जो कि मैक्सिमम मार्क्स थे, वो कहलाएगा आपका नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट बेस्ड ऑन नॉर्म्स measures the performance of a group of test takers against the performance of another group of test takers। ठीक है, एक जो ग्रुप है उसको हम दूसरे से कंपेयर करते हैं। जब ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम स्टैंडर्ड से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, राइट? हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी कैंडिडेट से, तो वो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इज इट क्लियर? अगर अपन बात करें क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया में क्या होता है? हमने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स किया होता है, हमने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं? उसके बेसिस पे हम जो है कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जैसे कि अपन ने जो क्राइटेरिया बनाया है वो 100 बनाया है। अगर परसेंटाइल अपन देखेंगे तो इस तरीके से निकाला जाएगा, और अगर परसेंटेज देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड बना है 100 मार्क्स का, उसके कंपेरेटिवली आपको कितने नंबर आए, तो आप क्या करोगे? ऊपर रखोगे 80, नीचे रखोगे 100, इंटू 100 कर दोगे तो आपका 80% आ जाएगा।
ठीक है। सो इस तरीके से CRT और NRT होता है। ऐसे ये जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है ये अब एग्जाम्स में होता है, थ्योरेटिकल एग्जाम्स में भी होता है, BBA MBA BCom MCom में, जिसमें आपको वर्ड लिमिट बता दी जाती है और जो एवेलुएटर होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करता है। अगर वो पॉइंट्स लिखा हो, क्योंकि जनरली जो एवेलुएटर्स होते हैं वो पूरा पूरा आंसर्स नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे वो जज करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को नॉलेज है या नहीं। तो उन्होंने भी क्राइटेरिया फिक्स किया है, वर्ड लिमिट हो गया, ये वर्ड्स होने चाहिए, इज इट क्लियर। तो वो भी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में आ जाएगा। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जब हम एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन कर रहे हैं, हाईएस्ट जिसके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे हम बाकी कैंडिडेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, परसेंटाइल निकाल रहे हैं, वो होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब स्कोर जो रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन होता है उसमें क्या होता है, जो भी स्कोर आता है, क्योंकि हम सब जो है आगे जा करके टीचर्स बनने वाले हैं, प्रोफेसर्स बनने वाले हैं, तो हमको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। Scores are reported differently for criteria reference and norm reference test. Criteria reference test results are reported in categories or range. इसको मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्राइटेरिया में क्या रहता है, हमारे स्कूल टाइम पे भी ये था। कैसे, किसी के अगर 90 to 100% आए हैं उसको आउटस्टैंडिंग वर्ड मिलेगा, किसी के 80 से 90 के जिस किसी के भी आए हैं उसको एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद 70 to 80 वेरी गुड। ये जो कैटेगरी रेंज बनाई हुई है ये क्या था, ये था आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के अंदर। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्टेटमेंट असर्शन में, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड इन कैटेगरीज और रेंज। वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट दिस इज करेक्ट, वहाँ हमारे 2 नंबर चले जाएंगे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस परफॉर्मेंस में भी रिपोर्टेड एज नॉट प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंस और वेरी प्रोफिशिएंट, ठीक है। एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग और वेरी गुड, इस तरीके से हम उनको एक वर्ड दे देते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस परफॉर्मेंस इज ऑब्वियस एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ स्टेटेड करिकुलम ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, हमारे जनरली डायरी में लिखा होता था, ये जो प्रॉस्पेक्टस होती थी उसमें लिखा होता था ये, विच इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल, ठीक है। तो ये करिकुलम में लिखा होता है। द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज अकम्प्लिश्ड बाय परसेंटाइल रैंक, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, हाईएस्ट स्कोरर से बाकियों का कंपेरिजन होता है। द टेस्ट टेकर्स हु स्कोर 95th परसेंटाइल हैज परफॉर्म्ड बेटर देन 95% ऑफ द इंडिविजुअल्स टेकिंग द टेस्ट, ठीक है। तो ये तो हमको पता ही है, ये तो हम जब अनअकैडमी का टेस्ट देते हैं तो आता ही है ये, और NTA भी इसी तरीके से जो है पूरी कैलकुलेशन कर रहा होता है। इन जनरल स्कोरिंग एट द 50th परसेंटाइल इज एवरेज एंड इंडिकेट्स दैट द टेस्ट टेकर्स हैव स्कोर्ड बेटर देन 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स टेस्टिंग। ये तो लिखा ही होता है अनअकैडमी का, आपने मॉक टेस्ट भी कभी दिया हो, यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन 95% ऑफ पीपल। 95 जो परसेंटेज ऑफ पीपल हैं उससे अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो, या परसेंटाइल होता है तो उससे ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इस तरीके से जो है कुछ स्टेटमेंट वगैरह उसमें भी लिखा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि 95th परसेंटाइल जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेरेटिव टू 95%। इसके अलावा आप कंपैरिजन पे आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इस पर्टिकुलर वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है जिससे मैं आपको स्टेटमेंट्स बता सकूँ कैसे कैसे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कलर चेंज कर देता हूं मैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये रिलेटिव होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड से कंपैरिजन नहीं करता है ना, ये क्या करता है, ये हाईएस्ट स्कोरर से कंपेयर करता है। और क्राइटेरिया क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड से आपको चेक करता है, उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालता है। टाइप ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, टू मेजर जनरल लैंग्वेज एबिलिटीज और प्रोफिशिएंसीज, है ना। ये जनरली कहाँ यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परसेंटाइल्स यूज किए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। टू मेजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड लैंग्वेज पॉइंट्स, जहाँ पे आपको BBA MBA जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वहाँ पे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट ज़्यादा होता है। पर्पस ऑफ टेस्टिंग, स्प्रेड स्टूडेंट्स आउट अलॉन्ग अ कंटिन्यूम ऑफ जनरल एबिलिटीज ऑफ प्रोफिशिएंसीज, जिससे हम ये पता लगा सके कितने लोग क्वालिफाइड हैं, कट ऑफ वगैरह डिटरमाइन करने के लिए जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट डिटरमाइन करते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो किया जाता है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। असेस द अमाउंट ऑफ मटेरियल नोन, कितना कुछ इसको नॉलेज है, कितना कुछ इसने लर्न किया है, कितनी चीज़ों की इसकी नॉलेज है, जो कि अपन कॉपी में शीट्स में लिखते थे ना, BBA BCom इन सब में, वो सब आता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स, एवरेज अ मीन, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये भी अनअकैडमी का मैं बता रहा हूँ। अनअकैडमी में प्लस में भी होता है और ये आपका फ्री में भी होता होगा। ऐसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना होता है और आपको जितने अच्छे नंबर आए होते हैं आपके, फिर आपको वहाँ पे उसकी आपको पोजीशन बता रहा होता है, दिस आप यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है हाईएस्ट स्कोरर के कंपैरिजन में,
ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है यूज़ करते हैं इसके लिए, जो कि अनअकैडमी भी यूज़ करता है इन देयर मॉक टेस्ट और यू कैन से जो स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। और कितना मीन से वेरिएशंस हो रहे हैं, कितना मीन से दूर हैं, कितना मीन से पास है, मीन मतलब मिड वैल्यू। एवरेज मार्क्स भी होते हैं, अगर आप लोग देखो टेस्ट दे करके तो एवरेज मार्क्स भी होते हैं। मीन क्या होता है? मिडिल में होता है ना। मीन क्या होता है? मीन बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल मिडिल में होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा स्क्यूड हो गया पर ये नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे मीन होता है, मीन से आप कितनी दूर हो, एवरेज से आप कितनी दूर हो ये बताता है। और ये क्या बोलता है आपको? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आपको क्राइटेरिया बताता है। वेरियस यूजुअली नॉन नॉर्मल स्टूडेंट्स हु नोज ऑल द मटेरियल शुड हैव स्कोर्ड 100%। जिसको सब पता है उसको पूरे नंबर मिल जाते हैं, 100% उसको मिल जाते हैं। जैसे आप एमसीक्यूज दे रहे हो, एमसीक्यू में करेक्ट आंसर बी है तो बी में आप क्लिक करोगे तो 2 नंबर मिलने ही है आपको। टेस्ट नेक्स्ट इज टेस्ट स्ट्रक्चर। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या लिखा है? अ फ्यू रिलेटिवली लॉन्ग सब टेस्ट विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कंटेंट्स। इसमें क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और बहुत कम पैरामीटर्स के बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना है कि किसका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आए हैं और किसके कट ऑफ से कम मार्क्स आए हैं। इज इट क्लियर? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम जो हाईएस्ट स्कोरर होता है उसको हम बाकी कैंडिडेट से क्या करते हैं? बाकी कैंडिडेट से हम कंपेयर करते हैं। फिर उसके बेसिस पे जो भी परसेंटेज होता है, 6% एंड ऑल जो भी होता है, जैसे नेट जेआरएफ में होता है, अगर उस कट ऑफ के ऊपर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइड कहलाते हैं और उससे नीचे जो भी होते हैं वो जो है क्वालिफाइड नहीं कहलाते। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पैरामीटर्स जो है वो बहुत कम होते हैं कंपेरेटिव टू क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, और वो डिसाइड करते हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कैसे करना है। फ्यू आइटम्स के बेसिस पे हम जो है यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। पर यहाँ पे क्या है? सीरीज ऑफ शॉर्ट वेल डिफाइंड सबसेट विद सिमिलर क्वेश्चन कंटेंट्स। मतलब यहाँ पे क्या है? शॉर्ट आंसर्स होते हैं। अगर अपन बात कर रहे हैं सपोज बीबीए बीकॉम में, तो वहाँ पे क्या शॉर्ट आंसर्स होते थे, लॉन्ग आंसर्स होते थे। पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि एमसीक्यूज की अपन बात कर रहे हैं, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड जो हाईएस्ट स्कोरर रहता है उससे हम बाकियों से क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हैं। ये इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बता रहा था। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हैव लिटिल और नो आइडिया व्हाट कंटेंट्स टू एक्सपेक्ट इन क्वेश्चंस, है ना। क्या आने वाला है हमें नहीं पता होता, पर यहाँ पे जो सिलेबस डिफाइंड होता है ना आपका बीबीए एमबीए का, तो एक सिलेबस यूनिवर्सिटी बताती है, उसमें से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर अपन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करें तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हाईएस्ट जो स्कोरर होता है उससे अपन बाकी कैंडिडेट्स को कंपेयर करते हैं। और वही अगर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट की बात करूँ तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम जो है एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कितने वर्ड्स होने चाहिए। शॉर्ट आंसर में हम सब जानते हैं कि 120 वर्ड्स होने चाहिए, लॉन्ग आंसर में इट शुड बी 300 320। तो इस तरीके से हम जब क्राइटेरिया बना लेते हैं तो वो हो जाता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। इज इट क्लियर? तो ये तो हमने पूरा जो है कंपैरिजन पर लिया एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का, एनसीईआरटी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का। चलिए अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बिकॉज वो मुझे डिलिमिटेड वाला आपको पॉइंट बताना था। काफ़ी लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं पहले बता दूं, पर मुझे लगा क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। Below are given statements pertaining to evaluation systems. Identify those which correctly explains them. ये आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं 6, इसमें से आपको सही बताने हैं। ऑप्शंस में आपको यहाँ बता देता हूँ, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। पहले आप देख लीजिए स्टेटमेंट्स, उसके बाद देख लीजिए ऑप्शंस। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम यही डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग फोकसेस ऑन अ डीलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। अब यहाँ पे समझिए आप, क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में जो है लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स मेजरिंग ईच स्पेसिफिक टास्क, बहुत सारी चीजें जो है मेजर कर रही होती हैं, लिमिटेड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर बताइए 40 आपको मार्क्स भी लेके आने हैं, मिनिमम मार्क्स। सपोज आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठे हो, 40 मार्क्स आपको लाने हैं मिनिमम। ये पॉइंट्स होने चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स इतने हैं। इज इट क्लियर? 40 से नीचे लेके आओगे तो आप फेल हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिटरमाइन करती है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, यूनिवर्सिटी एग्जाम आप सब ने दिया होगा, मिनिमम मार्क्स होते हैं, राइट? उसमें
हर एक शॉर्ट आंसर्स में नंबर लिखे होते हैं, कितने वर्ड लिमिट है। मेरी बात समझ में आई? साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे आपको लिखा होता है कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है डिटरमाइन कर रही हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। इससे सीआरटी को एक सेंटेंस बोला जाता है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, टिपिकली फोकसेस ऑन डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें मीट आउट करने पड़ते हैं विद अ रिलेटिव लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स मेजरिंग ईच स्पेसिफिक टास्क। वेयर एज अगर हम एनआरटी की बात करें, टिपिकली कवर्स अ लार्ज डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क विद अ फ्यू आइटम्स मेजरिंग दी स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। कंपेरेटिवली एनटीए के जो पेपर बच्चे दे रहे हैं वो कंपेरेटिवली बहुत सारे होते हैं। अगर अपन कंपेयर करें एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि उनका तो एक स्पेसिफिक इंटेक होता है ना, हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का एक इंटेक होता है कि इतने स्टूडेंट्स ही वो कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या एनआरटी में, क्या एनटीए में कोई ऐसे लिमिट है कि इतने ही बच्चे सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं? देयर इज नो लिमिट इन टू इट, राइट। पर यहाँ पे एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है कि हम कट ऑफ के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। कट ऑफ बताएगा कौन पास है और कौन फेल है। इज इट क्लियर? पर यहाँ पे कंपेरेटिवली, कंपेरेटिव टू एनआरटी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा पैरामीटर्स होती हैं जो डिटरमाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ के बेसिस पे आपका डिटर्मिनेशन होगा। यहाँ पे आपको जो है इतने वर्ड्स भी लिखने हैं, ये वर्ड्स जो वर्ड्स कीवर्ड्स लिखे हैं वो भी आने चाहिए। ठीक है, और बहुत 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 सारी चीज़ें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आपकी जो है आंसर, आपके जो आंसर आपने लिखा है उसमें क्वालिटी है या नहीं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। सीआरटी में डिलिमिटेड इसलिए होता है बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर गोइंग टू टेस्ट यू इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। बट एनआरटी में क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं पर क्यों कुछ फ्यू होते हैं, कम ही होते हैं। इससे तो कम ही होते हैं, सीआरटी से इतना हमें पता है, इसलिए यहाँ पे फ्यू वर्ड बोला, बिल्कुल 1 या 2 नहीं बोला, फ्यू बोला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पे, दैट इज, इसलिए जो फर्स्ट वाला पॉइंट है बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पे, वो बोल रहा है एनआरटी रिक्वायर्स ए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप्स। ये भी बिल्कुल सही है, एनआरटी में क्लियरली डिफाइंड ग्रुप्स होने ही चाहिए। हमें पता होता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स। फॉर्मेटिव मतलब जो ड्यूरिंग दी हम जब पढ़ रहे होते हैं, ड्यूरिंग दी क्लास हमसे जो टेस्टिंग की जाती है, यूनिट टेस्ट हो गए हैं, कभी का टीचर खड़े होकर पूछने लग जाती है किसका आंसर बताओ, वो होता है फॉर्मेटिव टेस्ट। ये एंड में नहीं होता, एंड में समेटिव होता है। बोथ एनआरटी एंड सीआरटी यूज द सेम टाइप ऑफ आइटम्स, बिल्कुल सही है, एनटीए तो करता ही है ये। समेटिव टेस्ट आर यूज्ड रेगुलरली ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजेक्शंस। नो, रेगुलरली तो बिल्कुल नहीं होता, रेगुलरली तो फॉर्मेटिव होता है। मास्टरी टेस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ एनआरटी। मास्टरी टेस्ट किसका एग्जांपल होता है? एनआरटी का। क्या ये सही है? नहीं, मास्टरी टेस्ट किसका होता है? समेटिव का। सो 1, 2 एंड 3 इज एब्सोल्युटली, आई थिंक 3 यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए था 4। या देयर इज अ बिट ऑफ मिस्टेक, ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज नंबर 2। दिस इज करेक्ट। 3 तो गलत है ना, यहाँ पे मे भी शायद कलर की जो है गलत आंसर मार्क हो गया है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट द स्टूडेंट विल बी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट एंड हिज और हर पोजिशन इन द ग्रुप विल बी डिटरमाइंड। यहाँ बाकी आंसर्स आप खुद पढ़ने की कोशिश करिए। इसमें अपन ऐसे ढूंढ लेते हैं, स्टूडेंट विल कंपेयर टू अदर, ये क्या होगा? क्राइटेरिया तो होगा नहीं, ये क्या होगा? नॉर्म। फिर थर्ड आ जाता है, ईच स्टूडेंट विल अटेन अ परफेक्ट स्कोर इफ द स्टूडेंट हैज मास्टर्ड द ऑब्जेक्टिव, समेटिव। द डेफिशिएंसीज ऑफ अ स्टूडेंट आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ बिहेवियर, डायग्नोस्टिक। ये क्या हुआ फिर आपका? ये हो गया आपका सीआरटी, क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया लिखा भी, द टेस्ट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू टेस्ट और मीट द क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, एन इफेक्टिव ग्रेडिंग सिस्टम इज लीस्ट लाइकली टू। एक इफेक्टिव ग्रेडिंग सिस्टम में क्या चीज नहीं होती है, ये पूछा है। तीन पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या हुआ इसका? 1। बी लिमिटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट, लिमिटेड बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे, लिमिटेशन इज रॉन्ग। इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जी। बी एबल टू प्रोवाइड क्राइटेरिया एंड नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेड्स, बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों सही है। स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर ग्रेड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या समेटिव।
समेटिव है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। समेटिव फाइनल मास्टरीज में हम चेक करते हैं, डायग्नोस्टिक स्ट्रेंथ वीकनेसेस डेफिशिएंसीज एंड ऑल। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द क्लास, और ऑथेंटिक असेसमेंट ऐसा कोई असेसमेंट नहीं होता, ऑथेंटिक मतलब जो जेन्युइन असेसमेंट होता है उसे ऑथेंटिक असेसमेंट बोलते हैं। चलिए, दिस इज योर होमवर्क, आपको कमेंट में मुझे आंसर बताना है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे आर homogeneously grouped and encouraged to work together on a similar task, reminds of their shortcomings so that they are more realistic in setting goals, accepted as worthy individuals and encouraged to undertake challenging tasks, heterogeneously grouped and encouraged to work together on similar टास्क। इसका आंसर आपको मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देना है और मैं आपको बताऊंगा वहीं पे, या पिन कर दूंगा करेक्ट आंसर, पिन कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है, सबको आंसर करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन एनआरटी एंड सीआरटी। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा काम करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।